फार्मूला है, तो माइक्रोस्टेट निकालने का जनरल फार्मूला भी होता है। माइक्रोस्टेट को हम क्या लिख सकते हैं, माइक्रोस्टेट को हम लिख सकते हैं, माइक्रोस्टेट आपकी एक्चुअल में जो वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस है, वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ओके, तो यानी कि एक यूनिट सेल में जितना वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस आएगा वो आपका माइक्रोस्टेट्स को शो करेगा। ठीक है, तो फेज स्पेस क्या है आपका, फेज स्पेस एक्चुअल में एक कॉम्बिनेशन है, एक कॉम्बिनेशन है मोमेंटम स्पेस का और पोजीशन स्पेस का। ठीक है, तो इसमें ये समझो एक्स एक्सिस पे मैंने पोजीशन स्पेस के कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं और वाई एक्सिस पे मैंने मोमेंटम के। ठीक है, तो क्यू में क्या है, पोजीशन कोऑर्डिनेट्स जैसे एक्स वाई जेड अगर 3D में देखे तो, और मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स कौन से होंगे, पी एक्स पी वाई पी जेड, पी एक्स पी वाई एंड पी जेड। ठीक है, तो अगर 3D में हम बात करेंगे तो जो मोमेंटम स्पेस है, मोमेंटम स्पेस में 3D में आपके 3 डायमेंशन होगी, पी एक्स पी वाई पी जेड, ये आपका मोमेंटम स्पेस हो गया। मोमेंटम स्पेस मतलब एक स्पेस जो मोमेंटम को डिफाइन कर रहा है। ठीक है, और एक्स वाई एंड जेड ये आपका कोऑर्डिनेट स्पेस हो गया, यानी कि पोजीशन स्पेस। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों स्पेस को एक कंबाइंड स्पेस से शो करूं तो वो हमारा फेज स्पेस होगा। ठीक है, जो कि आपका पोजीशन के कोऑर्डिनेट्स भी शो कर रहा होगा और मोमेंटम के। ठीक है, पोजीशन के भी और मोमेंटम के भी, तो ये आपका फेज स्पेस है। ठीक है, तो अब इसकी डायमेंशनलिटी मोमेंटम स्पेस की कुछ होगी डायमेंशनलिटी। ठीक है, मान लो D1 है और मोमेंटम स्पेस की डायमेंशनलिटी कुछ होगी, मान लो D2 है। तो जो आपकी फेज स्पेस की डायमेंशन होगी वो दोनों की डायमेंशन का सम होगी। तो डायमेंशन ऑफ फेज स्पेस जो होगी, फेज स्पेस वो दोनों की डायमेंशन का सम होगी, यानी कि D1 प्लस D2, D1 प्लस D2। ठीक है, जैसे आपका मोमेंटम स्पेस में क्या है, ये 3D में मोमेंटम स्पेस है, 3 डायमेंशन में है, और ये भी 3 डायमेंशन में है। तो इट मीन्स आपका जो फेज स्पेस बनेगा वो 6 डायमेंशन में बनेगा। ठीक है, तो अब जितने कोऑर्डिनेट स्पेस होंगे, जितने आपके फेज स्पेस होंगे, जितने पोजीशन कोऑर्डिनेट्स होंगे, उतने ही आपके मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो हम कह सकते हैं इसे ये ट्वाइस भी कह सकते हैं हम, क्योंकि D1 आपका D2 के इक्वल होगा। ठीक है, जितने आपके पोजीशन कोऑर्डिनेट होंगे उतने मोमेंटम कोऑर्डिनेट होंगे। तो इसलिए क्योंकि D1 D2 के इक्वल होगा, इसलिए हम डायमेंशन ऑफ फेज स्पेस को 2 टाइम्स ऑफ डायमेंशन ऑफ मोमेंटम स्पेस या पोजीशन स्पेस कह सकते हैं। ठीक है, तो जितनी आपकी पोजीशन स्पेस या मोमेंटम स्पेस की डायमेंशन होगी उतनी आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी। जितनी आपकी पोजीशन स्पेस या मोमेंटम स्पेस की डायमेंशन होगी, पोजीशन स्पेस या मोमेंटम स्पेस की डायमेंशन होगी, उतनी आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी। ठीक है, पार्टिकल डिग्री ऑफ फ्रीडम, पार्टिकल जो है किस किस डायमेंशन में मोशन कर सकता है, ठीक है, वो डिग्री ऑफ फ्रीडम को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो अब माइक्रोस्टेट आपको क्या शो कर रहा है, माइक्रोस्टेट आपको शो कर रहा है कि वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ओके, ये चीज आपका माइक्रोस्टेट को शो कर रही है। ठीक है, तो अब अगर वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस बनाना है हमें, तो हमें पता है कि वो मोमेंटम स्पेस और पोजीशन स्पेस से मिलकर बना है। तो वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस में हम क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस, तो वो आपका एक तो मोमेंटम स्पेस, तो टोटल मोमेंटम स्पेस का वॉल्यूम, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ मोमेंटम स्पेस हमें निकालना है। तो हमें ये छोटा सा जो मोमेंटम स्पेस है, ये देखो मोमेंटम स्पेस आपका, ये मोमेंटम स्पेस है, तो इसका टोटल वॉल्यूम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूमेट्रिक इंटीग्रल ऑफ मोमेंटम स्पेस करना पड़ेगा। तो वॉल्यूमेट्रिक इंटीग्रल करने से हम मोमेंटम स्पेस का वॉल्यूम निकाल लेंगे, यानी कि वॉल्यूमेट्रिक इंटीग्रल ऑफ मोमेंटम स्पेस। ठीक है, उसके बाद वॉल्यूमेट्रिक इंटीग्रल ऑफ पोजीशन स्पेस करना पड़ेगा। ठीक है, अब इन दोनों के जब इन दोनों का वॉल्यूम निकल जाएगा तो उससे आपका वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस आ जाएगा। ठीक है, तो यानी वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस तो ये हो गया। अब वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल की अगर हम बात करें, तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल में क्या है, एक यूनिट सेल अगर हम बनाए तो एक यूनिट सेल क्या बनेगी आपका, ये आपका मोमेंटम स्पेस है, ये आपका, मैं एक पोजीशन स्पेस बना दे रहा हूँ। ठीक है, तो आपका ये आपका पोजीशन स्पेस है,
ठीक है। ये आपका पोजीशन स्पेस है, इसमें ये वाला एक्सिस आपका, ये एक्स, ये वाई, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। ठीक है। तो मैंने ये आपका क्यूबोइडल टाइप इसलिए बनाया है क्योंकि ये आपको एक अच्छा इमेजिनेशन देगा एक्स वाई जेड एक्सिस का। तो अगर मुझे वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूमेट्रिक इंटीग्रल अगर मैं करूंगा, तो ये आपका छोटा सा पार्ट हो गया, ये डेल्टा एक्स हो गया। ठीक है। ठीक है। अगर मुझे यूनिट सेल का निकालना है तो यूनिट सेल का क्या हो गया, ये डेल्टा एक्स हो गया, ये डेल्टा वाई हो गया, और ये डेल्टा जेड हो गया। ठीक है। तो इन तीनों का अगर मैं प्रोडक्ट करूंगा तो इस यूनिट सेल का, ये जो छोटी सी यूनिट सेल होगी, इसका वॉल्यूम मुझे मिल जाएगा। ठीक है। तो वॉल्यूम अगर डेल्टा वी देखूं मैं इन पोजिशन स्पेस, तो वो क्या होगा, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई एंड डेल्टा जेड। ठीक है। तो ये यूनिट सेल का वॉल्यूम है इन पोजिशन स्पेस। ऐसे ही अगर हम मोमेंटम स्पेस में देखेंगे तो मोमेंटम स्पेस में आपका वॉल्यूम जो होगा वो क्या हो जाएगा, डेल्टा पी एक्स, डेल्टा पी वाई एंड डेल्टा पी जेड। ठीक है। तो ये वॉल्यूम हो गया आपका मोमेंटम स्पेस में। अब फेज स्पेस जो है वो इन दोनों के वॉल्यूम से मिलकर बना हुआ है, उसकी यूनिट सेल, उसकी जो यूनिट सेल है वो इन दोनों के वॉल्यूम से मिलकर बनी हुई है। तो इट मींस जो फेज स्पेस का वॉल्यूम होगा, यूनिट सेल का वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल, वो क्या होगा, वो इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, इन दोनों की यूनिट सेल का, है ना। तो इसकी डेल्टा एक्स, डेल्टा पी एक्स, डेल्टा डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड, और प्रोडक्ट में डेल्टा पी एक्स, डेल्टा पी वाई एंड डेल्टा पी जेड। ठीक है। तो ये आपका वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इन फेज स्पेस आ गया। ओके। अब ये प्रोडक्ट में ही है सबके सब, तो मैं इसे इसके साथ प्रोडक्ट कर लूँ, इसे इसके साथ प्रोडक्ट कर लूँ, और इसे इसके साथ प्रोडक्ट कर लूँ, तो कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 लिखा हुआ हो और मैं 2 को 5 के साथ प्रोडक्ट कर दूं पहले, तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं इसे डेल्टा वी को लिख ले रहा हूँ, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स, और फिर इसका जो आंसर आएगा उसका प्रोडक्ट करूंगा डेल्टा वाई इंटू डेल्टा पी वाई, फिर डेल्टा जेड इंटू डेल्टा पी जेड। ओके। तो एक्चुअल में ये जो है आपका, अगर हम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल देखें, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग डेल्टा एक्स, डेल्टा पी एक्स का जो प्रोडक्ट है वो आपका ऑर्डर ऑफ एच कट होता है। ठीक है। तो उसका ऑर्डर और एच कट का ऑर्डर सेम होता है। ठीक है। तो यानी कि हम इसे एच कट लिख सकते हैं। तो डेल्टा वी, और ये भी आपका एच कट होगा, और ये भी आपका एच कट होगा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से ही। ठीक है। तो ये एच कट इंटू एच कट इंटू एच कट। ठीक है। तो आपका ये, यानी कि अगर हम ऑर्डर की बात करें तो हम एच कट भी ले सकते हैं, एच भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ऑर्डर एच कट का और एच का सेम ही होता है। ठीक है। तो हम यहाँ एच भी ले सकते हैं, एच कट भी ले सकते हैं। ठीक है। तो अगर मैं एज ए ऑर्डर ही देखूँ तो मैं एच ले लूँ। ठीक है। तो अगर मैं एच ले रहा हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एच, एच एंड एच। ठीक है। यहाँ पे भी एच, अगर आप एच कट भी ले रहे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी कुछ गलत नहीं है उसमें। ठीक है। तो एच इंटू एच इंटू एच, एच क्यूब हो गया है। ठीक है। तो एच क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस। ठीक है। तो ये यूनिट सेल, फेज यूनिट सेल का वॉल्यूम है फेज स्पेस में। ठीक है। तो दैट इज द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इन फेज स्पेस। ओके। तो क्योंकि हमने थ्री डी में, अगर देखो हमने थ्री डी में किया है इसलिए एच क्यूब आया है, अगर हम 2D में करते हैं तो ये जेड वाला पार्ट होता ही नहीं, जेड वाला पार्ट नहीं होता ना, तो फिर क्या आता, एच स्क्वायर आता। फिर क्या आता है, एच स्क्वायर, एक एच यहाँ से और एक एच यहाँ से, तो एच स्क्वायर आ जाता। और अगर हम 1D में करते हैं तो ये वाला पार्ट भी नहीं होता और ये वाला पार्ट भी नहीं होता, ये दोनों ही नहीं होते। अगर हम 1D में करते तो ना ये होता ना ये होता, सिर्फ ये वाला पार्ट होता। तो तब क्या आता, तब एच आ जाता खाली। ठीक है। तो यानी कि वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इन 1D, इन 1D में क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स, डेल्टा पी एक्स, यानी कि एच। ओके। और अगर वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इन 2D, ठीक है, और ये फेज स्पेस में देख रहे हैं हम। ठीक है। तो ये आपका डेल्टा एक्स, डेल्टा पी एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा पी वाई, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये एच और ये एच, तो एच स्क्वायर। ठीक है। अगर हम वॉल्यूम, अगर हम वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इन फेज स्पेस इन 3D, अगर 3D में देख रहे हैं तो क्या होगा, 3D में डेल्टा एक्स, डेल्टा पी एक्स इंटू डेल्टा वाई, डेल्टा पी वाई इंटू डेल्टा जेड, डेल्टा पी जेड। तो ये आपको कितना आ जाएगा, एच इंटू एच इंटू एच, ये भी एच, ये भी एच, ये भी एच। ठीक है। तो एच क्यूब। ठीक है। तो अगर अगर हम ऐसे 3D में हो गया है, अगर हम एन डायमेंशन में देखते हैं, एन डायमेंशन में देखते हैं, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इन फेज स्पेस, फेज स्पेस इन
एन डायमेंशन, एन डायमेंशन में क्या होता, एच, यहाँ पे देखो 3D था तो एच की पावर 3 आ गई, 2D था तो एच की पावर 2 आ गई, 1D था तो एच की पावर 1 आ गई। तो अगर हम एन डायमेंशन में देखेंगे तो एच की पावर एन आ जाएगी। ठीक है, ओके। तो ये यूनिट सेल का वॉल्यूम आपको फेज स्पेस का निकालना आ गया। तो ये जो आपका फेज स्पेस है इस टाइप का, यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे पी है, तो ये जो यूनिट सेल है इसका वॉल्यूम आपको निकालना आ गया। ओके, अब अगर वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस जो हम निकाल रहे थे, तो यानी कि माइक्रोस्टेट में क्या है, ऊपर वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस है यानी कि डी क्यू, और वो मोमेंटम स्पेस का वॉल्यूम यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू, एंड पोजिशन स्पेस, ये पोजिशन स्पेस का वॉल्यूम हो गया, और ये आपका मोमेंटम स्पेस का वॉल्यूम हो गया। ठीक है, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या आएगा, एच रेज टू द पावर, जितनी डायमेंशन है उतना। ठीक है, ठीक है, अगर 3D में बात करें तो एच क्यूब, 2D में बात करें तो एच स्क्वायर, 1D में बात करें तो एच। ओके, ओके, सो अब अगर, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया फॉर, अगर हमें माइक्रो स्टेट निकालनी है। ठीक है, अब अगर हम एक पर्टिकुलर केस लेके चलें, एक डेफिनेट केस, ठीक है, तो लेट सपोज हम एक, लेट सपोज हम एक हम एक कंडीशन लेके चल रहे हैं। ठीक है, हम हमने एक गैस ली। ठीक है, लेट सपोज वी हैव एन आइडियल गैस, वी हैव आइडियल गैस, आइडियल गैस का हो या फिर परफेक्ट गैस का हो, ठीक है, एक ही बात है। और ओके, सो डेफिनेट सी बात है, अगर वो गैस है तो वो 3D में होगी। ठीक है, इन 3D, 3D में होगी, हैविंग आइडेंटिकल पार्टिकल। ठीक है, तो इस केस में अगर हम माइक्रोस्टेट निकालने की कोशिश करें तो हमारे पास हैविंग हैविंग एन, वी एंड ई, एन इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि उस गैस में नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो एन है। ठीक है, वी इज द वॉल्यूम, ओके, एंड ई इज द एनर्जी। ओके, सो ये पैरामीटर्स हमने फिक्स किए हैं एन, वी एंड ई, तो यानी कि ये एक फिक्स मैक्रोस्टेट है। ओके, तो हम अगर कलेक्शन ऑफ माइक्रोस्टेट्स निकालेंगे, ठीक है, तो इस मैक्रोस्टेट के कोरस्पॉन्डिंग अगर हम कलेक्शन ऑफ माइक्रोस्टेट्स निकालेंगे, ठीक है, तो वो आपका जो कलेक्शन है माइक्रोस्टेट्स का, वो एक एनसेम्बल बोला जाएगा, एनसेम्बल। ओके, कीपिंग द टाइम कांस्टेंट। ठीक है, टाइम को कांस्टेंट रख के हम कलेक्शन ऑफ माइक्रोस्टेट्स करेंगे और वो आपको एक एनसेम्बल होगा। ठीक है, अब क्योंकि हम इसमें एन, वी और ई फिक्स रख रहे हैं, ठीक है, और इसमें हम जो वैल्यू देखने वाले हैं वो एनर्जी की एक स्पेसिफिक रेंज में देखेंगे, कि अगर आपकी एनर्जी ई माइनस डी से ई तक हम अगर देखें, ओके, तो सिस्टम की माइक्रोस्टेट्स कितनी होगी और एंट्रोपी क्या होगी। तो ये चीजें अगर हम ढूंढे, ठीक है, तो ये जो एनसेम्बल है आपका, जिसमें हम इन तीनों को फिक्स करके और एनर्जी को इस रेंज में देख रहे हैं, दैट इज माइक्रो कैनोनिकल एनसेम्बल। So that is microcanonical ensemble. Okay, micro canonical ensemble. ठीक है, तो ensemble क्या है आपका, कलेक्शन ऑफ these microstates if we fix a macrostate that is fixing n, v and e, n, v और e को फिक्स करके, ठीक है, हमने कलेक्शन ऑफ माइक्रोस्टेट्स निकाला बाय कीपिंग टाइम कांस्टेंट। ठीक है, और एनर्जी को ई माइनस डी से ई की रेंज में लिया, और तो वो है आपका मैक्रोकैनोनिकल एनसेम्बल। ठीक है, तो अगर हम उसमें एक 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 गैस लेके चलते हैं, आइडियल गैस, परफेक्ट गैस,
जो आइडेंटिकल पार्टिकल्स की है 3D में है, ठीक है, उसकी नंबर ऑफ पार्टिकल्स n है, वॉल्यूम v है और एनर्जी E है, ठीक है। तो उसके लिए अगर हम माइक्रोस्टेट्स निकालने की कोशिश करें तो जो माइक्रोस्टेट्स होती हैं, ठीक है, तो माइक्रोस्टेट जो है वो आपकी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी की होती है, ठीक है, कि अगर हमने एक के लिए माइक्रोस्टेट निकाल ली, दो पार्टिकल्स के लिए माइक्रोस्टेट निकालनी थी और टोटल माइक्रोस्टेट निकालनी है, तो यानी कि दोनों पार्टिकल्स की माइक्रोस्टेट का प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। तीन के लिए निकालनी है तो तीनों का प्रोडक्ट हो जाएगा, अगर एन के लिए निकालनी है तो एन एन माइक्रोस्टेट का प्रोडक्ट हो जाएगा टोटल निकालने में, ठीक है। वो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि जैसे अगर आपका एक कॉइन है तो एक कॉइन के लिए माइक्रोस्टेट क्या होगी, 2 होगी, हेड एंड टेल, है ना। दूसरे कॉइन के लिए क्या होगी, दूसरे कॉइन के लिए क्या होगी, दूसरे कॉइन के लिए भी 2 हो गई, हेड एंड टेल, सेकंड कॉइन के लिए, और ये फर्स्ट कॉइन के लिए। तो अगर दोनों कॉइन्स को जोड़ दें, 2 कॉइन्स के लिए देखें, ठीक है, तो 2 कॉइन्स के लिए क्या होगी, इन दोनों का प्रोडक्ट 2 इंटू 2 यानी कि 4। अगर हम 3 कॉइन्स के लिए देखें, यानी कि इस वाले को 2 बार लें और इसे एक बार लें, तो क्या होगी, 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 8, ठीक है। तो यानी कि माइक्रोस्टेट्स का प्रोडक्ट होती है, ठीक है। तो टोटल माइक्रोस्टेट इंडिविजुअल की माइक्रोस्टेट्स का प्रोडक्ट होती है। तो अभी हमने माइक्रोस्टेट का एक जनरल फॉर्मूला लिया था, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका क्या है, उसके अकॉर्डिंग टोटल माइक्रोस्टेट्स आपकी होंगी। तो अगर हम पहले एक पार्टिकल के लिए माइक्रोस्टेट निकालें, एक पार्टिकल के लिए क्या होगा, इंटीग्रेशन डी क्यू इंटीग्रेशन डीपी। तो फर्स्ट पार्टिकल के लिए डी क्यू वन डी पी वन ले लो, एंड नीचे डेल्टा क्यू वन डेल्टा पी वन, दैट विल शो द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट फॉर फर्स्ट पार्टिकल, ओके। सो अब डी क्यू वन एक्चुअल में क्या है, डी क्यू वन इज नथिंग बट द डी एक्स वन डी वाई वन एंड डी जेड वन, फर्स्ट पार्टिकल के एक्स वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट्स के कोरस्पॉन्डिंग डी एक्स वन डी वाई वन डी जेड वन, ओके। एंड डी पी वन क्या है, डी पी वन इज नथिंग बट डी पी एक्स वन डी पी वाई वन एंड डी पी जेड वन, ओके। एंड डेल्टा एक्स वन क्या है, डेल्टा क्यू वन क्या है, डेल्टा एक्स वन डेल्टा वाई वन एंड डेल्टा जेड वन, ओके। एंड डेल्टा पी वन क्या है आपका, डेल्टा पी एक्स वन डेल्टा पी वाई वन एंड डेल्टा पी जेड वन। तो ऊपर ये वैल्यूज रख दो, नीचे ये वैल्यूज रख दो, तो वी विल गेट कि माइक्रोस्टेट्स जो है, तो ये जो इंटीग्रेशन है ये वॉल्यूमेट्रिक इंटीग्रेशन है। मैंने बताया था आपको, वॉल्यूम निकाल रहे हैं मोमेंटम स्पेस का, वो पोजीशन स्पेस का, और ये मोमेंटम स्पेस का वॉल्यूम, तो वॉल्यूमेट्रिक इंटीग्रल है। तो इसे आप 3 बारी लिखो या एक बारी लिखो, बट ये समझना जरूरी है कि ये वॉल्यूमेट्रिक इंटीग्रल है, ठीक है। तो डी एक्स वन डी वाई वन डी जेड वन, ओके। आफ्टर दैट फिर वॉल्यूमेट्रिक इंटीग्रल डी पी एक्स वन डी पी वाई वन एंड डी पी जेड वन, ओके। आफ्टर दैट नीचे डिवाइड में आपके, नीचे डिवाइड में इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा, यानी कि इन तीनों का प्रोडक्ट आएगा, यानी कि डेल्टा एक्स वन डेल्टा वाई वन एंड डेल्टा जेड वन, और डेल्टा पी एक्स वन डेल्टा पी वाई वन डेल्टा पी जेड वन, ओके। तो अब इसका और इसका प्रोडक्ट आपको क्या देगा, एच देगा, इसका और इसका प्रोडक्ट क्या देगा, एच देगा, और इसका और इसका प्रोडक्ट क्या देगा, एच देगा, ठीक है। तो मैं सीधे सीधे लिख सकता हूँ। और ये जो इंटीग्रेशन है आपका वॉल्यूमेट्रिक इंटीग्रेशन, आपको पता है कि पोजीशन स्पेस में वॉल्यूमेट्रिक इंटीग्रल वॉल्यूम देगा पार्टिकल का, है ना, जो वो वॉल्यूम देगा। तो ये आपको क्या आ गया, ये वॉल्यूम आ गया, ओके। आपका आपने पढ़ा होगा कि ये जो आपका ये जो इंटीग्रल है, ये जो dx, ये इंटीग्रल आपका लेंथ देता है ना, लेंथ, क्योंकि लाइन इंटीग्रल है, लाइन इंटीग्रल, ठीक है। ये इंटीग्रल जो है आपका, ये एरिया देगा, ठीक है, ये सरफेस इंटीग्रल है। और ये इंटीग्रल जो है आपका, ये वॉल्यूम देगा, ये वॉल्यूमेट्रिक इंटीग्रल है, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इस इंटीग्रल की जगह पे वॉल्यूम लिख लिया, ओके। अब दूसरा बचा आपका क्या, दूसरा आपका पोजीशन के कोरस्पॉन्डिंग इंटीग्रल बचा, ठीक है। तो वो मैं डीपी ही लिख दे रहा हूँ अभी फिलहाल, ये वॉल्यूमेट्रिक इंटीग्रल है, ये लाइन इंटीग्रल नहीं है, ओके, बता दे रहा हूँ आपको। और दूसरा यहाँ पे क्या आएगा, इसका और इसका प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, एच। दूसरा इसका एंड इसका प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, एच, क्योंकि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यही तो कहता है कि पोजीशन और मोमेंटम की जो अनसर्टेनिटी है उनको प्रोडक्ट एच आता है, तो एच, ये भी आपका एच आएगा। तो वी इंटीग्रेट डीपी बाय एच क्यूब,
ओके, अब ये आपका एक पार्टिकल के लिए आया है, ठीक है। अब ये जो माइक्रो स्टेट्स हैं, ये जो माइक्रो स्टेट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, सब पार्टिकल्स की सेम ही है, ठीक है, क्योंकि आपने सारे पार्टिकल आइडेंटिकल लिए हुए हैं, ठीक है, उनके लिए वॉल्यूम ये सब फिक्स किया हुआ है, ठीक है, तो इसलिए ये सब आपकी सेम आने वाली है, ओमेगा 1 इक्वल्स टू ओमेगा 2 इक्वल्स टू ओमेगा 3 इक्वल्स टू, सब सेम है ओमेगा एन तक, ठीक है। तो इसलिए अगर हमें यहाँ पे लिखना है ये टोटल लिखना है ओमेगा, तो मैं इन सबका प्रोडक्ट कर सकता हूँ। तो क्योंकि प्रोडक्ट में यहाँ पे ओमेगा टोटल जो है उसके लिए ओमेगा 1 जितना है उतना ही ओमेगा 2 होगा, उतना ही ओमेगा 3 होगा, उतना ही ओमेगा 4 होगा। तो यानी कि ये जो है आपका ओमेगा 1 ये n टाइम्स आने वाला है, तो मैं इसकी पावर n कर सकता हूँ। अब क्योंकि ये सब इक्वल है और इन सब का प्रोडक्ट हो गए ओमेगा टोटल आ रहा है, ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 सब इक्वल है और इन सब का प्रोडक्ट हो गए ओमेगा टोटल आ रहा है, तो इट मींस हम क्या कर सकते हैं, उसकी पावर n भी कर सकते हैं। तो दिस इज आल्सो द फॉर्मूला फॉर क्लासिकल पार्टिकल्स, ठीक है। आप एक पार्टिकल के लिए माइक्रोस्टेट निकाल लो और टोटल माइक्रोस्टेट निकालने के लिए आपको n पावर कर देनी है जितने पार्टिकल्स है उसमें, ठीक है। तो अगर मैं n पावर करूंगा इसकी तो मुझे क्या मिलेगा, टोटल पार्टिकल्स की फॉर्म में ओमेगा टोटल जो है आपका वो v की पावर n हो जाएगी, ठीक है, और नीचे h क्यूब था तो h क्यूब की पावर n हो जाएगी, यानी कि 3n हो जाएगी पावर, ठीक है, और यहाँ पे इंटीग्रल जो है आपका उसकी पावर भी n हो जाएगी। तो इंटीग्रल की पावर n एक्चुअल में वो यानी कि हर एक पार्टिकल के लिए अब इंटीग्रल हो गया। अब ये जो पार्टिकल है ये खाली p1 के लिए था उसमें, अब ये p2 के लिए भी आएगा इसमें और p3 के लिए भी आएगा और सारे के लिए जितने भी pn है सबके लिए आएगा इंटीग्रल pn, जितने भी पार्टिकल्स है सबके लिए, ठीक है। तो ये आपका माइक्रोस्टेट्स आ जाएंगे टोटल, ठीक है। अब इतना पार्ट हमने कर लिया, अब ये वाला पार्ट सोल्व करना है। इसे सोल्व करने के लिए हमें ये एज्यूम करना पड़ेगा कि आपका हमारे पास एक स्फीयर है, हमारे पास एक स्फीयर है, ठीक है। हमने देखा कि हम एनर्जी को क्या कर रहे थे, हम एनर्जी को ई माइनस डी ई से ई तक बढ़ा रहे थे, ठीक है। तो हम ये स्फीयर एज्यूम कर ले जिसका रेडियस मोमेंटम शो करेगा, जिसका रेडियस मोमेंटम शो करेगा, ओके। तो ये जो बाहर वाला स्फीयर है इसका मोमेंटम होगा, इसका मोमेंटम होगा आपका पी फाइनल, और ये जो अंदर वाला है इसका मोमेंटम पी इनिशियल, ठीक है। तो अगर हम मोमेंटम और एनर्जी में रिलेशन देखें तो एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन देखें तो एनर्जी इज नथिंग बट पी स्क्वायर अपॉन 2m, ओके। तो यहाँ से हमें मिलेगा कि मोमेंटम इज नथिंग बट अंडर रूट 2me, ओके। सो जो मोमेंटम की वैल्यू होगी वो यानी कि आपकी जो फाइनल वैल्यू होगी, फाइनल वैल्यू तो इस ई के कोरस्पॉन्डिंग होगी और अंदर वाले के लिए ई माइनस डी ई होगी एनर्जी, है ना। तो यानी कि मोमेंटम की जो वैल्यू है वो अंडर रूट 2m ई के बीच में और अंडर रूट 2m ई माइनस डी के बीच में लाई करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये आपकी ये शो करेगा इनिशियल वैल्यू और ये फाइनल वैल्यू शो करेगा, तो मोमेंटम इनके बीच में लाई करना चाहिए, ठीक है। तो यानी कि हमें इनके बीच का ये जो मोमेंटम है ये वाला स्पेस इस इसका मोमेंटम निकालना है और इंटीग्रेशन मतलब कि सबके मोमेंटम्स का सम, यानी कि ये पूरा का पूरा रीजन हमें जानना है, ये वाला रीजन, ये जो शेडेड रीजन है ये हमें पूरा का पूरा निकालना पड़ेगा। तो यानी कि इसे निकालने के लिए हम जो आउटर वॉल्यूम है उसमें से इनर वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट कर दें। तो अगर हम आउटर वॉल्यूम में से वॉल्यूम जो डिजायर्ड वॉल्यूम है, डिजायर्ड वो कैसे निकलेगा, दैट विल बी आउटर माइनस इनर, ओके। सो ये जो डिजायर्ड वॉल्यूम है ये क्या दे रहा है आपका एक्चुअल में, ये इंटीग्रेशन ऑफ dp1 dp2 dp3, ठीक है, dpn तक, ठीक है। यहाँ ये सबका इंटीग्रेशन दे देगा क्योंकि सारे पार्टिकल्स यहीं लाई कर रहे होंगे कहीं ना कहीं, ओके। सो अब इसे निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये जो आउटर है और इनर है इनका डिफरेंस लेना पड़ेगा। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो होता है वो आपका वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है। अब रेडियस यहाँ पे मोमेंटम है एक्चुअल में, ठीक है, तो आर जो है वो मोमेंटम के टर्म्स में लिखा जाएगा, ओके। और मोमेंटम को हम लिख सकते हैं एनर्जी के टर्म में, ये रहा फाइनल, ये रहा इनिशियल एंड फाइनल, ओके। सो अब हमारी मेन प्रॉब्लम बची जो वॉल्यूम ऑफ, ओके। अब वो हमें लिखना होगा वॉल्यूम ऑफ एन डायमेंशनल स्फीयर, ठीक है। तो जो वॉल्यूम ऑफ एन डायमेंशनल स्फीयर है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एन एक पार्टिकल नहीं है एन पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो अगर हम वॉल्यूम ऑफ एन डायमेंशनल स्फीयर देखें तो उसका जो फॉर्मूला है दैट इज नथिंग बट पाई
आर स्क्वायर रेज टू द पावर गामा फंक्शन ऑफ 1 प्लस n बाय 2, ओके, रेज टू द पावर n बाय 2, ओके। तो ये n डायमेंशनल स्फीयर का वॉल्यूम है आपका, ओके। अब इसे मैं अगर सेपरेट आउट करके लिखूं, तो अगर मैं इसे 3D में लिखूं, ठीक है, ओके, तो ये n डायमेंशनल स्फीयर का वॉल्यूम हो गया आपका। और ये गामा फंक्शन को अगर मैं फैक्टोरियल के टर्म में लिख दूं और इन इसकी पावर को दोनों को अलग अलग कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा, पाई रेज टू द पावर n बाय 2 एंड r रेज टू द पावर n अपॉन n बाय 2 का फैक्टोरियल, इसे ये भी लिख सकता हूं मैं, ओके।